Hello everyone, welcome to Gcentric. So दोस्तों इन द रिसेंट ट्रेंड सीरीज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बात कर रहे थे सीक्वेंशियल सर्किट्स की। तो सीक्वेंशियल सर्किट्स के क्वेश्चंस का आज डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। So दोस्तों दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर इन 2022 यानी कि इसी साल गेट ईसी में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, देन वी विल एनालाइज इट। ओके, फिर हम एनालाइज करेंगे इसका डिफिकल्टी लेवल कैसा है और इसका पूरा विश्लेषण हम लोग करेंगे। सो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं दोस्तों। फॉर द सर्किट शोन द क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज स्मॉल एफ नॉट। ओके, आपको जो सर्किट दिखा है इसमें जो क्लॉक हमने अप्लाई की है सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक है, दोनों फ्लिप फ्लॉप को एक साथ ट्रिगर किया गया है, सिंक्रोनाइज्ड है। ओके, और इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या रखी गई है, स्मॉल एफ नॉट रखी गई है। ओके, एंड द ड्यूटी साइकिल इज 25%। आपको क्लॉक फ्रीक्वेंसी दी गई है और जो टाइम ड्यूटी साइकिल क्या दिखा था दोस्तों, कितने समय अंतराल के लिए हाई रहा क्लॉक और कितने समय अंतराल के लिए क्लॉक लो रहा। ओके, इसके इंटरवल को कौन डिफाइन करता है, ड्यूटी साइकिल डिफाइन करता है। ओके, मतलब कितने समय तक ये ऑन रहा, और 25% है मतलब 1/4 टाइम के लिए 25% टोटल टाइम पीरियड का 25% टाइम होगा उस पर ये ऑन रहा होगा, और रिमेनिंग 75% टाइम में ये क्या रहा होगा, ऑफ रहा होगा। मैथमेटिकली हम उसे बोलते हैं टी ऑन या टी हाई अपॉन टी हाई प्लस टी लो या टोटल। अंडरस्टूड है? तो 25% है यानी कि 1/4 समय तक ये ऑन रहा होगा। फॉर द सिग्नल एट द क्यू आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, अब आपको 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी इज f0/4 एंड ड्यूटी साइकिल इज 50%। आपको ये बताना है कि जो आउटपुट क्यू यहां पर हम ऑब्टेन कर रहे हैं फ्लिप फ्लॉप पर, इस फ्लिप फ्लॉप पर, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है। उसके ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है f0/4 है विथ ड्यूटी साइकिल 50%। सेकेंड ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी इज f0/4 एंड ड्यूटी साइकिल इज 25%। Frequency is f0/2 and duty cycle is 50%. Frequency is f0 and duty cycle is 25%. That's a question. तो दोस्तों सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करिएगा, ओके। और मैं कहना चाहूँगा ये क्वेश्चन है मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन। मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन ये है क्योंकि इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज ट्विस्ट करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। पहली चीज़ तो ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस कई बार क्या करते हैं, एक बर्डन क्रिएट कर देते हैं माइंड पर, क्योंकि डेटा जहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है, एकदम से मान लीजिए 25% ड्यूटी साइकिल दे दी तो क्लॉक में कंफ्यूज कर दिया आपको। क्लॉक में थोड़ा सा आपका जो थिंकिंग है वो यूजुअल नहीं रहने दिया, थोड़ा सा अनयूजुअल करने की कोशिश की गई, पहली चीज़। दूसरी, फिर यहाँ पर जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो पूछी है और उसमें फिर आपको ड्यूटी साइकिल भी बताना है। अंडरस्टूड है? तो काफ़ी कुछ इसमें एनालिसिस पर बेस्ड है पूरा ऑब्जर्वेशन। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले, किस तरीके से आउटपुट यहाँ पर चेंज हो रहा है, क्या इसकी वैल्यू का वेरिएशन होगा, कैसे होगा। तो ये मॉडरेट डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं इसे कंसीडर कर सकता हूँ। वेरी डिफिकल्ट नहीं है ये, मॉडरेटली डिफिकल्ट है लैंग्वेज की वजह से। तो आप सभी लोग एक बार, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लें एक बार तरीके से। लिख लिया है? ओके, लिखने के बाद आप सभी लोग इसे एक बार अटैम्प्ट करें। इसी साल का इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर का क्वेश्चन है। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको। सबसे पहले अगर हम नोटिस करें, हमें जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी दी गई है वो है स्मॉल f0, ओके, और इसकी ड्यूटी साइकिल दी गई है 25%। सो दोस्तों जैसा मैंने बताया आपको कि अगर क्लॉक का टाइप मेंशन नहीं किया गया हो, जैसे यहाँ पर लैंग्वेज में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि क्लॉक पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, लेवल ट्रिगर्ड है, लेवल ट्रिगर्ड पॉजिटिव, लेवल नेगेटिव, लेवल कहीं भी मेंशन नहीं है, फिर हम क्या करते हैं, सिंबल्स को देखते हैं। तो सिंबल्स अगर आप देखें तो आप बोल सकते हैं ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक पल्स है। बात समझ पा रहे हैं? सिंबल में क्या मेंशन है, साइन किसका मेंशन है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड का है। तो क्लॉक कैसा है यहाँ पर, बोलो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। यानी कि अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर क्लॉक फ्रीक्वेंसी को ही रिप्रेजेंट कर लूँ, जो स्मॉल f0 आपको दिया गया है क्लॉक, उसी को अगर मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करूँ तो क्या इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा रफ सा लगेगा आपको डायग्राम, बट इट्स ओके। फर्स्ट क्लॉक हमने अप्लाई करी। मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा ये 25% वाला जो बात बोली गई है वो थोड़ा सा अच्छी लगे और समझ में आए। देखिए 25%
इसका ड्यूटी साइकिल है, यानी कि एक साइकिल में सिर्फ 25% टाइम के लिए ये ऑन रहेगा, फॉर द रिमेनिंग 75% ये ऑफ रहेगा। तो क्लॉक को कुछ इस तरीके से मुझे रिप्रेजेंट करना चाहिए। ये भावनाओं में बह के थोड़ा मैंने यहाँ दूर करती है, मैं थोड़ा रफ लिख दूँ क्या इसका डायग्राम, चलेगा रफ? इसको भी हटाओ, सीधा ऐसे लिखते देखो। समझ में आना चाहिए, ये मेन चीज है। 50% ड्यूटी साइकिल जब होती है तो हम जानते हैं कि 50% समय के लिए क्लॉक ऑन रहती है और रिमेनिंग 50% टाइम के लिए क्लॉक ऑफ रहती है। यहाँ पर 25% है, सो ऑब्वियसली फॉर द 75% क्लॉक ऑफ रहेगी एंड फॉर द 25% क्लॉक ऑन रहेगी। तो ये टोटल टाइम पीरियड हो गया, एक साइकिल यहाँ से यहाँ कंप्लीट हुई, एक साइकिल यहाँ से यहाँ, एक साइकिल यहाँ से यहाँ। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, चलिए दिखाते हैं इसका पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, पॉजिटिव एज, पॉजिटिव एज, पॉजिटिव एज, इस तरीके से। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? ऑलराइट, चलिए अब हम स्मॉल एफ नॉट फ्रीक्वेंसी है, तो ये हो गया फर्स्ट क्लॉक पल्स, ये हो गया सेकेंड क्लॉक, थर्ड क्लॉक पल्स, फोर्थ, जितने भी क्लॉक पल्स हमको रिक्वायर्ड होंगे आगे ड्रॉ कर लेंगे, 5, 6 एंड 7। ओके, ये हमने लिखी है क्लॉक फ्रीक्वेंसी। और आप वेवफॉर्म का जो फॉर्मेट है उससे आप आसानी से एक चीज समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो क्लॉक साइकिल्स हैं वो एक एक करके ऑपरेट हो रही हैं, उसमें ज़्यादा समय तक क्लॉक ऑफ है और कम समय के लिए क्लॉक यहाँ पर ट्रिगर्ड है, यानी कि ऑन स्टेट में है। ओके, अब हम जरा इसको इस तरह से ऐसे मिला देते हैं, ऐसे एक एक क्लॉक हमको थोड़ा सा क्लियर रहेगी इसमें। नॉर्मल से कर देते हैं, चलो ये हुआ। इस तरीके से एक एक क्लॉक का जो टाइम पीरियड है जिस तरह से ये सर्किट यहाँ पर ट्रिगर्ड होंगे तो वो हमें आसानी से समझने में दिक्कत नहीं आएगी। दैट्स वाई मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए ये हो गया। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से, कहाँ पर क्या क्या इससे मेंशन इसमें किया गया है। आपसे पूछा गया क्यू आउटपुट यहाँ पर क्या जनरेट होगा। ओके, आउटपुट जो है फ्लिप फ्लॉप का जो कि क्यू है वो क्या होगा, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, f0/4 होगी, f0/2 होगी, f0 होगी, ड्यूटी साइकिल इसकी कितनी होगी, 50% होगी, 25% होगी, कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो हमें एक कैपिटल क्यू जानना है। तो सबसे पहले हम अगर सर्किट को नोटिस करते हैं तो यहां पर दिया गया है आपको 2 बिट बाइनरी काउंटर। ओके, अब 2 बिट बाइनरी काउंटर की अगर हम बात करें तो 2 बिट काउंटर है, इस तरीके से चलेगा, यस और नो, यानी कि ये इसके सीक्वेंसेस रिपीट होते रहेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। अंडरस्टूड है? ओके, अब या तो यहां पर ये डाउन होगा, मतलब इसकी वैल्यू ऐसे चल रही होगी, 1 1 फिर 1 0 फिर 0 1 फिर 0 0 ऐसे चल रही होगी, या फिर ये अप होगा तो 0 0 0 1 1 0 1 1 चल रहा होगा। हमें मेंशन नहीं किया गया है, तो अगर ये अप हुआ तो ऐसे चलेगा, अगर ये डाउन हुआ तो ऐसे चलेगा, यस और नो। अब ये कुछ भी हो सकता है, मेंशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आपको सिर्फ बोला है बाइनरी काउंटर है और 2 बिट का है, तो हम ये बता सकते हैं कि 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे चलेगा, या फिर ये 1 1 1 0 0 1 1 1 पे ऐसे चलता रहेगा। बात समझ में आ रही है आपको? इतनी यहां तक क्लियर सभी को? चलिए अब यहां से अगर मैं आगे नोटिस करूं तो आपको एक चीज देखनी चाहिए, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की ही बात की गई है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में कोई फर्क नहीं है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो आप एक चीज बोल सकते हैं यहां पर, जैसे मान लीजिए मैंने इसको बोला ये Q1 है, ये Q0 है, ये Q1 है, ये Q0 है। तो दोस्तों चाहे अप काउंटर या डाउन काउंटर हो, हमेशा Q0 की वैल्यू 0 1 0 1 0 1 हो रही है, हमेशा 0 1 0 1 हो रही है। क्लियर है? यानी कि आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, 0 से शुरुआत कर देंगे तो फिर नेक्स्ट 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है। मतलब अगर ये बाइनरी काउंटर अप काउंटर हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउन हो तब भी कोई समस्या है नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर फोकस करना है। और दोस्तों जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है LSB, उसकी वैल्यू सिर्फ हर एक साइकिल पर टॉगल होती जा रही है। क्लियर है? ओके, तो ये काउंटर का इतना
जो ऑब्जर्वेशन था वो हमने देख लिया। अब देखिए जे के फ्लिप फ्लॉप पर आगे क्या हो रहा है, देखो जरा, जे यहां पर है, के यहां पर है, क्या मैं बोल सकता हूं जे के को शॉर्ट किया गया है? ओके, अच्छा आप जानते हैं जे इज इक्वल टू के में दो संभावनाएं बनती हैं, क्या हो सकते हैं? दोनों जीरो हो सकते हैं, 0 0 बन सकता है या फिर 1 1 बन सकता है। ओके, अच्छा 0 0 होता है तो क्या आउटपुट जनरेट होता है? बोलो, आउटपुट वही रहता है, यानी कि सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। ओके, और अगर 1 1 हुआ तो आउटपुट क्या हो जाएगा? टॉगल हो जाएगा। मतलब ये दिखने में जे के फ्लिप फ्लॉप लग रहा है, एक्चुअली ये टी फ्लिप फ्लॉप है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? यस, एक्चुअली ये टी फ्लिप फ्लॉप ही है, क्योंकि यहां पर जे इज इक्वल टू के है तो टी फ्लिप फ्लॉप हो गया ये। अब आपसे क्यू आउटपुट की बात यहां पर की गई है, बात समझ में आ गई? तो दोस्तों अगर मैं क्लॉक के रिस्पेक्टिव इसको देखूं, देखो क्लॉक ये है, क्लॉक हम अप्लाई कर रहे हैं, तो मान लीजिए मैंने बोला कि ये फर्स्ट क्लॉक है। अब थोड़ा सा इसको यहां समझाता हूं आपको, ये अलग पेज पे चलता है। देखो यहां पर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये क्लॉक सिग्नल है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना तोड़ के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। तो बाइनरी जो काउंटर है उसका आउटपुट जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसकी, तो मान लीजिए 0 क्लॉक पर 0 है। ओके, अब हमने फर्स्ट क्लॉक अप्लाई करी तो ये 0 से अब 1 हो जाएगा, 1 से ये क्या हो जाएगा? सेकंड क्लॉक पर बोलो 0, थर्ड क्लॉक पर फिर से 1, फोर्थ क्लॉक पर फिर से 0। क्या इस तरीके से चलने वाला है? बिल्कुल। चलिए अब हम क्लॉक फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्टिवली सबसे पहले यहां पर इस आउटपुट को मैं कुछ भी मान लेता हूं, मेरा जो मन करे। क्या मान सकते हैं? क्या माने? बोलो, पी मान लें, यहां पर क्यू आ रहा था, यहां पे पी मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पी का वेव फॉर्म ड्रॉ करूं, देखो दोस्तों ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, अगर आपने कंसंट्रेशन इस क्वेश्चन में लूज किया, डिफिकल्ट लगना शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा पता नहीं क्या चल रहा है, कौन सी वेव फॉर्म कभी भी ड्रॉ हो रही है। बहुत कॉन्सेप्चुअली समझने वाला क्वेश्चन है, मॉडरेट इसलिए है क्योंकि आप जरा सा इधर उधर गए तो आपका दिमाग यहां पर काम करना बंद कर देगा, ध्यान देना, बस समझिएगा। सबसे पहले मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं पी की वेव फॉर्म। अब किसकी वेव फॉर्म ड्रॉ कर रहा हूं गाइस मैं? अब पी। सो देखिए पी कैसे ड्रॉ होगा, समझते हैं। पी, अब आप जानते हैं पी है क्या एक्चुअली। यहां पर मैं एक बार इसका टेबल भी बना के दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा और आपके लिए सहूलियत कर देते हैं। देखिए क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू क्लॉक पल्सेस, जैसे जैसे हम क्लॉक अप्लाई करेंगे तो जो पी की वैल्यू, जैसे मान लीजिए 0th क्लॉक पर 0 है, अब ये बाइनरी काउंटर है। अब जरा ध्यान से सुनो, यहां पर मैंने बोला अप हो सकता है या डाउन हो सकता है, लेकिन दोनों संभावनाओं मैंने एक चीज समझ ली है, हर एक क्लॉक में ये 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 का जादू खेलता रहेगा, समझ गए? यानी कि 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। तो हमने एक चीज समझ ली, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि अप काउंटर है या ये डाउन काउंटर है, हमें सिर्फ ये देखना है कि जो P है वो बार बार 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0 चलता रहेगा। यानी कि 0th क्लॉक पर मैंने मान लिया 0 है, अब जैसे ही मैं फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, सेकंड क्लॉक अप्लाई करूंगा तो फिर से 0 हो जाएगा, थर्ड क्लॉक पर फिर से 1 हो जाएगा, फोर्थ क्लॉक पर फिर से 0 हो जाएगा, फिफ्थ क्लॉक पर फिर से 1 हो जाएगा। क्या ये आप बात समझ पा रहे हैं? इतनी बात यहां तक समझ में आना चाहिए। काउंटर का आउटपुट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लिया गया है, जो कि हर क्लॉक पर 0 1 0 1 होता है, चाहे वो अप हो या डाउन हो। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब P का हमें जो वेवफॉर्म है फर्स्ट क्लॉक पे, देखिए हमने क्या माना, फर्स्ट से पहले 0। चलिए अब हमें P का वेवफॉर्म ड्रॉ करना है, कुछ नहीं करना, ये जो ट्रुथ टेबल दिख रहे हैं इसको ग्राफ पे लेके आना। टाइमिंग डायग्राम देशवासियों मैं क्लास में ये भी डिस्कस कर चुका हूं, है ना। अब मैं हर बार जानबूझ के नहीं बोलता, क्लास में हो चुका, एक्चुअली क्लास में हो चुका है। चलिए देखिए P 0 था, 0 चला आ रहा है, जैसे फर्स्ट क्लॉक आई तो फर्स्ट क्लॉक की पॉजिटिव एज पर ट्रिगर मिलेगा इसको, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड हो या नेगेटिव एज ट्रिगर्ड हो, अगर क्लॉक पल्स एज ट्रिगर्ड है गाइज तो वो उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, जब उसे ट्रिगर किया जा रहा है उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये सर्किट को इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार करेगी, उसके ना पहले ना बाद में, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम इनपुट इसमें एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर P की वैल्यू अब 0 से 1 आ जाएगी। थोड़ा सा डायग्राम मेरा रफ बन सकता है क्योंकि मैं सीधा डायरेक्टली से रफ हैंड से बना रहा हूं, ठीक है, समझना, ध्यान दीजिएगा बस। P ये 0 से 1 हो गया,
सेकेंड क्लॉक पे बोलो क्या होगा, फिर से 0 हो जाएगा। ओके, थर्ड क्लॉक पर क्या होगा, बोलो क्या होगा, फिर से 1 हो गया। फोर्थ क्लॉक पर क्या होगा, फिर से 0 हो जाएगा। कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं मैं? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हर एक क्लॉक पल्स पर ये 0 1 का जादू चलता रहेगा? इस तरीके से आगे भी ड्रॉ करना है तो लिख सकते हैं। क्या हमारे पास पी की वेवफॉर्म आ चुकी है? बिल्कुल। अब हमें अल्टीमेटली क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है क्यू, क्यू क्या होगा? बिल्कुल है। चलिए अब देखते हैं क्यू क्या होगा। अब क्योंकि हम किसी भी एक वेवफॉर्म से किसी भी एक वैल्यू से इसकी वेवफॉर्म को हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। टाइमिंग डायग्राम से बताऊंगा क्यू को भी, डोंट वरी। अच्छा एक चीज समझो, हमारे पास पी आ गया, मतलब जे के फ्लिप फ्लॉप का इनपुट आ गया है। अब किस चीज का इंतजार है? क्लॉक हमारे पास है ही, जैसे ही पॉजिटिव एज आएगी, बोलो क्लॉक की पॉजिटिव एज आएगी, क्या ये जे के पी की वैल्यू को उठा के आउटपुट पर भेज देगा? भेज देगा मतलब आउटपुट को जनरेट करने के लिए रेडी कर देगा। मतलब पी पर जो भी है उसके हिसाब से जो भी आउटपुट आएगा वो जैसे ही पॉजिटिव एज आएगी तो क्या ये जेके फ्लिप फ्लॉप काम करना शुरू कर देगा? यस, ओके। यानी कि अगर मैं यहां पर क्यू की वेवफॉर्म को ड्रॉ करूं, कौन सी वेवफॉर्म? क्यू। लेट अस ड्रॉ। चलिए इसको सफेद रखते हैं, सच्चाई। क्यू हमने फर्स्ट क्लॉक अप्लाई करी, तो फर्स्ट क्लॉक हम अप्लाई कर रहे हैं, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि पी पर क्या अप्लाइड होगा। बोलो क्या अप्लाइड है पी पर? 0 अप्लाइड है। अब जैसे आपने फर्स्ट, ध्यान देना, 0 अप्लाइड है पहले से। अब जैसे आपने फर्स्ट क्लॉक अप्लाई करी तो 0 क्या करता है? बोलो 0 क्या करता है? 0 आउटपुट जेके पर 0 भेजते हैं तो आउटपुट वही बना रहता है। यानी कि फर्स्ट क्लॉक पर आपने जैसे ट्रिगर किया फ्लिप फ्लॉप को, आउटपुट वही बना रहा। सेकंड क्लॉक पर आपने फिर से ट्रिगर किया, अच्छा पी पर अब क्या है? ध्यान दो, 0 1 0 1 0 1। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, डरना नहीं। ध्यान से देखो पी की वैल्यू क्या है। अभी कंफ्यूज हो रहे हो, मैं दोबारा से बताऊं। देखो यहां तक आने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं इसको दोबारा समझाता हूं, बस आप समझने की कोशिश जारी रखना। देखिएगा, हमने बोला P इज इक्वल टू 0। ये हम क्यों बोल रहे हैं? देखो क्यों बोल रहे हैं। इस क्लॉक, पहली क्लॉक से पहले की बात चल रही है सारी। पहली क्लॉक पर तो ट्रिगर हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप, बिल्कुल ट्रिगर हो जाएगा। यस, तो उससे पहले P पर क्या है? 0। तो ये मैंने लिख दिया P पर 0 है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? दूसरी चीज मैं ये मान के चल रहा हूं कि Q 0 है इनिशियली। अरे Q को आप कुछ भी मानो, कोई फर्क थोड़ी पड़ना है। हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है Q की फ्रीक्वेंसी क्या है। वो कैसे पता चल जाएगी? Q मैंने मान लिया है, अजूम किया है हमने, ठीक है, 0 है इनिशियली। तो आप एक चीज बताओ मुझे कि P पर अगर हम 0 अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट क्लॉक अप्लाई करने पर क्या होगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये 0 ही बना रहेगा? यस और नो? यस, ये 0 बना रहेगा, बिल्कुल। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब हमने सेकंड क्लॉक अप्लाई की, क्योंकि इसको ट्रिगर तो वही उसी टाइम पे मिल रहा है ना। सेकंड क्लॉक हमने अप्लाई की। सेकंड क्लॉक अप्लाई करने से पहले हमें यहां पर जो P है वो यहां पर रखना पड़ेगा। P कितना है बोलो? सेकंड क्लॉक अप्लाई होगी उससे पहले P क्या है? 1 है, तो लिख दिया P इक्वल टू 1 है। P इक्वल टू 1। अब P 1 अप्लाइड है। अच्छा जेके फ्लिप फ्लॉप 1 1 पर क्या करता है? तबाही मचा देता है। क्या कर देता है? टॉगल। अच्छा P पर जब 0 था तो Q पर क्या जनरेट हुआ? जेके को मिला 0 0, तो आउटपुट वही बना रहा। यानी कि 0 था, 0 ही बना रहा। इसके बाद भी यहां से आगे क्या बना रहा है? ये 0 बना रहा। अब जैसे हमने P इक्वल टू 1 रखा हुआ है, फ्लिप फ्लॉप पर ट्रिगर किया तो अब जेके को 1 1 मिला है, यानी कि Q हो जाएगा टॉगल। दोस्तों Q हो चुका है अब टॉगल। इतनी बात आपको समझ में आ रही है सभी को? ओके है इतनी बात? चलिए कंफ्यूज मत होना, बहुत कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस है, लेकिन आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए अब मैंने बोला P इज इक्वल टू, अब यहां पर क्या अप्लाई है? देखिए थर्ड क्लॉक पल्स हम अप्लाई करेंगे, उससे पहले हमें यह पता होना जरूरी है कि P पर क्या है पहले से। P पर क्या है? बोलो P पर क्या है? बोलो जोमा केसरी, है ना? P पर क्या है? 0। यस और नो? P पर 0 है कि नहीं? बिल्कुल है। देखो थर्ड क्लॉक से पहले P पर क्या है? अब कुछ को ये लग रहा होगा थर्ड क्लॉक पर तो सर 1 हो गया। अरे थर्ड क्लॉक अप्लाई होगी तब 1 होगा। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, वो उसी समय पर तो उसको क्लॉक मिल रही है। समझ रहे हो? मैं एक हाथ ऐसे ही मैंने मिला रखे, दोनों को इधर ले जा रहा हूं, एक साथ तो ले जा रहा हूं।
तो वहां पर जब P 0 से 1 हुआ है उसी समय पर Q को क्लॉक मिली है, उसी समय पर Q ट्रिगर हुआ है, तो हमें P की वैल्यू यहां पे 0 लेनी पड़ेगी। समझ गए कि नहीं? 0 जो अवेलेबल है वही तो अप्लाइड हो जाएगा। यस, P 0 है मतलब JK को क्या मिला 0 0। तो क्या मैं बोल सकता हूं 0 0 पर फ्लिप फ्लॉप आउटपुट चेंज नहीं करता, यानी कि ये 1 बना रहेगा। अब हमारे पास फोर्थ क्लॉक अप्लाई करने की बारी है। फोर्थ क्लॉक से पहले हमारे पास क्या है यहां पर, बोलो। क्या मैं बोल सकता हूं P इक्वल टू 1 है? यस और नो? यस, P इक्वल टू 1 है। P इक्वल टू 1 मतलब JK को मिला 1 1। तो अब Q की वैल्यू 0 से हो जाएगी टॉगल, यानी कि 0 से अब ये हो जाएगी 1, सॉरी 1 थी, अब ये हो जाएगी टॉगल यानी कि 0। ये हो गया टॉगल, सॉरी ये टॉगल हो गया। अब बोलिए क्या होगा? P इज इक्वल टू, यहां पर फिर से क्या अप्लाई किया हमने 0। अभी हमने 1 अप्लाई किया था, टॉगल हो गया था। अब हमने क्या अप्लाई किया? P इक्वल टू 0। अच्छा 0 पर ये क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसका जो लॉजिक 1 है, P इज इक्वल टू 0 है। फिफ्थ क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं हम। जैसे पांचवी क्लॉक अप्लाई करेंगे, उस पांचवी क्लॉक के लिए P पर इनपुट भेजा है हमने 0, तो J को मिला 0, K को मिला 0, और आप जानते हैं J इज इक्वल टू 0, K इज इक्वल टू 0, आउटपुट पर वही बना रहेगा जो है। क्लियर है सभी को? आउटपुट पर क्या बना रहेगा? जो पहले से है, यानी कि क्या है बोलो? 0 भैया, ये बन के लिख दिया 0 है, ये 0 बना रहेगा। क्लियर है? अब चलिए, अब हमने अप्लाई करी सिक्स्थ क्लॉक पर। सिक्स्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करने से पहले हमारे पास यहां पर है P इज इक्वल टू 1। P इज इक्वल टू 1। अब P इक्वल टू 1 है, सिक्स्थ क्लॉक पल्स अप्लाई कर दी, तो ये इसको टॉगल कर देगा, यानी कि Q की वैल्यू है 0, अब ये हो जाएगी 1। ओके, अब सेवंथ क्लॉक पर देखो क्या है? P 0 है, Q पहले से क्या है 1 है, P पर 0 है, मतलब JK को क्या मिला होगा? 0 0 मिला होगा। P पर 0 है, अरे सेवंथ क्लॉक से पहले P पर क्या है 0, तो JK को क्या मिला होगा? 0 0 0 0 पे JK क्या करेगा? आउटपुट को वही रखेगा, यानी कि Q की वैल्यू अब बनी रहेगी। तो क्या आप इतना समझ पा रहे हैं कि ये Q की वेवफॉर्म इस तरीके से यहां पर ड्रॉ हो जाएगी? यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो आपको क्या करना है, इस पूरी बात को दोबारा से सुनना है। मैं अब थोड़ा सा इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूं, रिकॉल करता हूं, रिकॉल इन द सेंस आपको थोड़ा सा और इससे कनेक्ट करता हूं, फिर हम फाइनल आंसर को समराइज करते हैं। ओके, ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्वेश्चन को हमने पढ़ा ध्यान से, और हमने ये कंक्लूड किया कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी 25% दी गई है। बहुत बढ़िया, 25% क्लॉक फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी सॉरी ड्यूटी साइकिल है 25%, फ्रीक्वेंसी है f0। तो मैंने सबसे पहला काम किया, इस क्लॉक फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ कर दिया, टाइमिंग डायग्राम इसका, f0 फ्रीक्वेंसी लिख दी। हर एक क्लॉक को यहां पे दिखाया, तो कम समय के लिए 1 है, ज्यादा समय के लिए 1 ऑफ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने देखा कि P क्या है, तो P हमने देखा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आउटपुट है 2 बिट काउंटर का। तो आपने देखा कि अप हो सकता है, डाउन हो सकता है, लेकिन कंक्लूजन ये मिला कि अप काउंटर हो या डाउन काउंटर हो, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हर बार 0 1 0 1 का खेल खेल रही है। यानी कि यहां पर मैं P, इसको मैंने P मान लिया अपने मन से, है ना, तो P यहां पर जो होगा वो हर एक क्लॉक के साथ साथ 0 1 0 1 0 1 चलता रहेगा। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने इस P को ड्रॉ कर दिया। P को हमने ड्रॉ कर दिया। बात समझ में आ गई आपको? कैसे ड्रॉ कर पा रहे हैं हम P को? पहली क्लॉक अप्लाई करी, फर्स्ट क्लॉक अप्लाई करी, P 0 से 1 हो गया। सेकेंड क्लॉक पर 1 से 0 हो गया, थर्ड क्लॉक पर 0 से 1 हो गया, फोर्थ क्लॉक पर 1 से 0 हो गया, फिफ्थ क्लॉक पर 0 से 1 हो गया, सिक्स क्लॉक पर 1 से फिर 0 हो गया, सेवन क्लॉक पर 0 से फिर 1 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अब P हमारे पास आ चुका है। P कैसे चेंज हो रहा है हमको ये भी पता लग गया है, वेवफॉर्म हमारे पास है। अब हम लिख रहे हैं Q की वेवफॉर्म। Q की वेवफॉर्म के लिए, क्योंकि Q की वेवफॉर्म क्या है? JK फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, बिल्कुल। अच्छा, JK फ्लिप फ्लॉप पर इनपुट क्या है? एक तो P है, जो कि J इज इक्वल टू K इक्वल टू है P, ओके, और दूसरा है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। जब तक क्लॉक नहीं अप्लाई होगी तब तक वो ट्रिगर्ड नहीं होगा, और जैसे ही वो ट्रिगर्ड होगा आउटपुट प्रोसीड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, अब हम यहां से देखें, इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखिए, मैं इसको आप डिफिकल्ट भी मान सकते हैं, ठीक है, एक बारी को डिफिकल्ट भी माना जा सकता है, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी प्रेशर होता है और सारी चीज़ें एक साथ हमें एकदम से कनेक्ट करना, को रिलेट करना, तो हो सकता है कन्फ्यूजन भी उसमें पैदा हो जाए। तो आप मान सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन
डिफिकल्ट कैटेगरी में, बट ध्यान से समझेंगे तो आपको मॉडरेट ही लगेगा, एवरेज लगेगा। ओके, नहीं समझेंगे तो पता नहीं क्या लगेगा, ये तो बड़ा हैवी क्वेश्चन होगा, 25% फलाना परसेंट, है ना। तो कंफ्यूज ना हो, एनालिसिस करेंगे समझ में आ जाएगा। देखिएगा अब हमने क्या किया, हमें क्यू जनरेट करना है, क्यू जनरेट नहीं करना, क्यू जनरेट करना है, क्यू की आउटपुट वैल्यू जनरेट करनी है। क्यू इज द आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अब आप जानते हैं P 0 होगा तो JK को 0 0 मिलेगा, और हम जानते हैं JK पर 0 0 का मतलब है आउटपुट प्रेजेंट स्टेट पर बना रहेगा। JK को 1 1 जब मिलेगा तो आउटपुट टॉगल हो जाएगा, यानी कि जो 0 है वो 1 होगा, 1 होगा वो 0 होगा। ठीक है, अब देखिए पहले से यहां पर क्या है, 0 है। फर्स्ट क्लॉक पल्स, देखो ये अच्छी बात क्या है ना, पॉजिटिव एज है। क्रक्स ये है क्वेश्चन का कि इसकी ड्यूटी साइकिल से जो कि 25% दी गई है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर इसकी ड्यूटी साइकिल 2% भी होती तब भी हमारा आंसर यहां पर अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये एज ट्रिगर्ड है। अगर ये लेवल ट्रिगर्ड होता दोस्तों तो अंतर पड़ता है कितने समय के लिए क्लॉक ऑन है। अरे यहां पे तो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जब क्लॉक ट्रिगर्ड होगी उस पॉइंट ऑफ टाइम से हमको मतलब है, बाकी वेवफॉर्म में ये क्या कर रही है क्लॉक हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि क्लॉक साइकिल 25% है या 50% है। एक्चुअली समझ पा रहे हैं। देखिए अब हमने बोला कि P0 अप्लाइड है, पहली क्लॉक का पॉजिटिव एज आया तो Q को चेंज होना चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं P क्या है, JK है। आप P को समझने के लिए ना ऐसे लिख दो, J इज इक्वल टू K इक्वल टू P है। तो JK पर जब 0 0 होता है तो क्या आउटपुट चेंज होता है? नहीं। देखो अब आप देखो इस क्लॉक को देखो और इसको देखो, अब आपको ये बनाना है सीधा, इसको भूल जाओ सर्किट को, ठीक है, यहीं समझते हैं डायरेक्ट। P क्या है, J इज इक्वल टू K इक्वल टू P है, तो P 0 है, पहली क्लॉक आई तो क्या 0 पर ये चेंज होगा? नहीं होगा, वही बना रहा, 0 ही बना रहा। सेकंड क्लॉक पर अब P क्या हो चुका है, 1 हो चुका है, P 1 है, जैसे ही पॉजिटिव एज आएगी तो ये 0 से Q को क्या कर देगी, टॉगल, यानी कि 1 हो गया। अब ये 1 बना है। अब देखो यहाँ पर P क्या है, 0, 0 पर फिर से क्लॉक आ गई पॉजिटिव एज, लेकिन आप जानते हैं 0 जब होगा P की वैल्यू या JK की वैल्यू 0 होती है तो आउटपुट वही बना रहता है, तो लॉजिक 1 बना हुआ है। फिर यहाँ पर भी लॉजिक 0 बना हुआ है, क्यों? देखो P पर 0 भेजेंगे, JK इज इक्वल टू 0, तो जो है वही बना रहेगा। यहाँ पर आपने P पर 1 भेजा, P पर क्या भेजा, 1 भेजा, तो इसे क्या होना चाहिए था? देखिए हमने कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, सही है ना यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं इतनी? देखिए P पर हमने क्या रखा है, 0 रखा है, P पर 0 रखेंगे, पॉजिटिव एज अप्लाई करेंगे तो ये वही बना रहेगा। अब नेक्स्ट में हमने जैसे 1 भेजा तो ये 0 से फिर ये टॉगल होके 1 हो गया। तो अगर इसकी एक साइकिल को हम नोटिस कर लें, ध्यान दीजिएगा, एक साइकिल यहां से यहां तक नोटिस कर लें तो आप देखिएगा एक क्लॉक पल्स, दूसरी क्लॉक पल्स, क्या मैं बोल सकता हूं 2 क्लॉक पल्स तक ये लॉजिक 1 है और 2 क्लॉक पल्स तक ये लॉजिक 0 है। यानी कि अगर इसका टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड अगर T0 है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका टाइम पीरियड जो होगा वो 4 टाइम होगा। यस और नो? यस। तो क्या हम बोल सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी अगर F0 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी F0/4 होगी। देशवासियों क्या ये मैं सही बोल पा रहा हूं? और क्या अगर आप चाहें तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर P की फ्रीक्वेंसी हमसे पूछी जाती है, हालांकि पूछी नहीं है, तो वो F0/2 होगी, बिल्कुल होगी। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, हमें ड्यूटी साइकिल भी पूछी गई। ड्यूटी साइकिल का मतलब होता है, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको ड्यूटी साइकिल, हालांकि जहां तक लोगों को पता होगा, ड्यूटी साइकिल किसी भी वेवफॉर्म का होता है टाइम ड्यूरेशन जिसके लिए वेवफॉर्म हाई है डिवाइडेड बाय टी ऑफ हाई प्लस टी ऑफ लो, ये होता है ड्यूटी साइकिल। परसेंटेज में लिख रहे हो तो इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिल जाता है परसेंटेज। ओके, ये है ड्यूटी साइकिल। इसको वेवफॉर्म से समझें तो देखो ऐसे होगा, जैसे मान लीजिए, सॉरी डायरेक्ट वेवफॉर्म लिखते हैं ना, हटाओ, ये देखिए जैसे ये है, तो दोस्तों ये वो टाइम है जिस पर ये हाई है तो इसे हमने बोला टी हाई, और ये वो टाइम है जिस पर ये लो है तो इसको हमने बोला टी लो, और ये हो गया टोटल टी। तो ये है ड्यूटी साइकिल, टी हाई अपॉन टी हाई प्लस टी लो। अगर आप ध्यान से देखें तो जितने समय के लिए, देखिए 2 साइकिल्स के लिए इसकी एक साइकिल प्लस दूसरी साइकिल, 2 साइकिल के लिए हाई है, यानी कि इसका जो टी हाई टाइम है वो ये है, जिसको मैं बोल सकता हूं कि ये 2T0 है। बोलो यस और नो? यस। और क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये टी लो है,
वो भी इसका 2T0 है। अब जरा इस फॉर्मूले में पुट कर दो, क्या होगा, टी हाई क्या है 2T0 डिवाइडेड बाय 2T0 प्लस 2T0, 2T0 डिवाइडेड बाय 2T0 प्लस 2T0 कितना हो गया 1/2 इंटू 50 100 50%। यानी कि दोस्तों इसका ड्यूटी साइकिल हो गया 50%। ड्यूटी साइकिल कितना हो गया 50%। और आउटपुट फ्रीक्वेंसी हो गई है f0/4। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इस क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा ना भाषा के थ्रू इसमें आपको उलझाने की कोशिश निश्चित तौर पर की गई है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हैं, कॉन्सेप्चुअली अगर आप मजबूत हैं, तो आप इन सभी भाषाओं में नहीं उलझते और आप जो एग्जैक्ट क्रक्स है क्वेश्चन का या जो एग्जैक्ट एनालिसिस है वहां तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। तो समझ में आया सभी को इतना? चलिए, ड्यूटी साइकिल जिनको नहीं मालूम थी पहले से वो इतना लिख लें इसको, ठीक है। ड्यूटी साइकिल का मतलब ये होता है, ये पता होना चाहिए आपको। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत यूज होती है ये। हर एक पैरामीटर, हर एक डिवाइस की परफॉर्मेंस वगैरह एक तरीके से ये बहुत बार यूज़ होती है, चाहे ईसी हो, चाहे आईएन हो, चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, आपकी तीनों ही स्ट्रीम्स में ये जनरल फॉर्मूला है। ओके, चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक आज की क्लास को हम कंप्लीट करते हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आपके लिए, उसके बाद आज की क्लास यहीं पर हम सम अप करेंगे। सो दोस्तों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को आप जी सेंटर के एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर सकते हैं वेरी अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर के साथ। क्वालिटी वाइज देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज़। मैंने ही टीचिंग की है, देखो यहाँ पर फोटो लगा हुआ है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।